अब देखो, जहां तक मैंने आपको मोल फ्रैक्शन मास फ्रैक्शन दोनों बता दिए, अब इसमें आता है पीपीएम। पहले एक बार इनकी डिफाइन सबकी बता देता हूं मैं आपको। पीपीएम, पीपीएम शॉर्ट फॉर्म है, इसे कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन पार्ट्स में से, ठीक है। मिलियन में कोई बता सकता है 10 की पावर कितना होगा? अगर मैंने कहा 1 मिलियन, तो 1 मिलियन में 10, 10 की पावर 6। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। और इसके अलावा कोई रिप्लाई? ठीक बताया ऋषभ ने, 10 की पावर 6 है, ठीक है। अब इसको करते क्या है, इसको जरूरत क्यों पड़ी हमें? इसको जरूरत ये पड़ी कि किसी की बहुत ज्यादा बेइज्जती ना कराओ। कैसे? जैसे मैंने कहा सपोज करो किसी के मार्क्स आए हैं। अब मैंने बोला मार्क्स को जनरली हम क्या करते हैं, परसेंटेज में लिख देते हैं, परसेंटेज में। किसी के मार्क्स आ गए हैं 20% मार्क्स, ठीक है। कोई भी ऐसा भी होता है जिसके 0.0002% मार्क्स आ गए, ठीक है। तो जब इतने कम मार्क्स आएंगे तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। तो इसीलिए परसेंटेज में इसको नहीं लिखते हैं। यानी कि ऐसी चीजें जो वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है उसे परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या होती है, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है उसकी। वो कहते हैं नहीं ये तो बहुत बेकार है। तो क्वांटिटी जो होती है उसके लिए हम पार्ट्स पर मिलियन को यूज करते हैं। अब हम कहेंगे 1 मिलियन में से, अगर मैं कहूंगा इसको 1 मिलियन में से लगभग 2 आ जाएगा, 2 पीपीएम, तो तब भी एक खुश रहेगा कि चलो अच्छा है, 2 बहुत बढ़िया है। किसके कंपैरिजन में? 0.0200002%। इसकी जगह पे मैंने कहा 2 पीएम डाल दिया मैंने। जैसे आपको कहते हैं आपके टूथपेस्ट में क्या है, नमक है या नहीं है, ठीक है। तो जो टूथपेस्ट होता है उसमें कैल्शियम होता है। तो जब टूथपेस्ट में आप कैल्शियम डालते हो तो हम कहते हैं यहाँ पे कि हमने 2 पीपीएम कैल्शियम डाला हुआ है। अब हम परसेंटेज वर्ड नहीं करते यूज, क्यों? क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, इसीलिए। तो जहां पे बहुत कम क्वांटिटी को मेजर करना होता है वहां पे हम पीपीएम को यूज करते हैं। बाकी ये परसेंटेज की तरह है पूरा, ठीक है। लेकिन पीपीएम का यूज हम कहाँ करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन, यानी पर मिलियन में से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। 1 मिलियन में बताओ कितना डाला हुआ है, तो ये केवल 2 डाला हुआ है। परसेंटेज में तो बहुत कम वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो इसीलिए हम पीपीएम का यूज करते हैं, यानी स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब इसकी डिफाइन मैं आपको बता देता हूं, जैसा आपने परसेंटेज में किया था वही है लगभग। पीपीएम मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट में डाल रहा हूं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन। जैसे उसमें था पर 100, क्योंकि हम 100 से कंपैरिजन कर रहे हैं, और यहाँ पे हम किससे कर रहे हैं? मिलियन से कर रहे हैं। तो डिजोल्व इन 1 मिलियन, 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। इसमें जितना मास होता है सॉल्यूशन का वो उसका क्या हो जाएगा? पीपीएम। देखो फॉर्मूला भी सेम है इसका। पीपीएम का फॉर्मूला परसेंटेज के जैसा है। देखो परसेंटेज में क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट, तो इसमें भी क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट है, डिवाइडेड बाय उसमें क्या था? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन एक डिफरेंस है बस, ओनली वन डिफरेंस इज देयर, एंड व्हाट इज द डिफरेंस? ठीक है। तो एक डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे? वहां पे हम परसेंट में पर 100 से मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मिलियन की बात कर रहे हैं। तो हम 1 मिलियन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बस, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो पीपीएम की डिफाइन क्या हो गई? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन, परसेंटेज में क्या था? 100 ml या 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है? इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम, मींस पार्ट्स पर मिलियन। एंड फॉर्मूला भी सेम है इसका, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, देखो नो यूनिट। तो इसको हम जनरली क्या करते हैं? पीपीएम से लिखते हैं। जैसे परसेंटेज में हम पीछे से परसेंटेज लगा देते हैं, ऐसे इसके हम पीछे पीपीएम लगा देते। जैसे मैंने कहा अभी 2 पीपीएम है कैल्शियम टूथपेस्ट में, तो उसके पीछे हम जनरली पीपीएम वर्ड यूज कर देते हैं, लेकिन इसकी यूनिट कुछ नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है। दोनों देखो, ये ग्राम में आ गया आपका और ये भी ग्राम में आ गया, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? काट देंगे इस तरीके से।
तो कोई यूनिट नहीं आएगी, ठीक है। यूनिट उसके फॉर्मूले से बनती है हर हमेशा। तो क्लियर हुआ ये आपको या नहीं हुआ? पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन इज क्लियर? हाँ अभिषेक, अच्छा अभी भी मेरी वॉइस कम आ रही है क्या? एक बार चेक करना यामिनी। ओके यस सर क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है ओके। तो यहां तक समझ में आ गया आपको पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन में क्वेश्चन कैसे आएंगे? देखो पहला क्वेश्चन इसमें आता है आपके पास, ये लिख लिया होगा मेरे ख्याल से सबने। अब पार्ट्स पर मिलियन के बेस पे क्वेश्चन क्या आएगा? देखो पहला आता है परसेंटेज को पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट करो। देखो परसेंटेज को कन्वर्ट करना है हमने पीपीएम में। जैसे मैंने कहा सपोज करो क्वेश्चन दे दिया आपको कि 40% एक्वस HNO3 है और इसको कन्वर्ट करना है पीपीएम में। कैसे करेंगे? ठीक है, तो एक मैं आपको बता देता हूं। देखो परसेंटेज मैंने आपको कई बार बताया कि परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि 40 ग्राम आपके पास क्या है? सॉल्यूट है। HNO3 40 ग्राम है। सॉल्यूशन आपके पास 100 ग्राम है, क्योंकि देखो यहाँ कुछ लिखा नहीं है, यानी W/W माना जाएगा। तो सॉल्यूशन आपके पास 100 ग्राम है। पीपीएम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। देखो बहुत इजी है ये, आपके पास एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि परसेंटेज को पीपीएम में बदलो। 1020, एक जीरो कट गया, एक यहाँ से हटा दो तो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 5 पीपीएम। देखो इसमें 40% था और यहाँ हो गया 4 इंटू 10 की पावर 5 पीपीएम। ठीक है, तो कोई भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर है? रिप्लाई करके बताओ मुझे यस नो। पहला क्वेश्चन कभी भी परसेंटेज का आएगा आपके पास तो तुरंत आपको ध्यान रखना है परसेंटेज का मतलब पर 100, तो ये टोटल सॉल्यूशन 100 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ऋषभ ओके, अंबिका, तनिष्का, यामिनी, विनीत, अंबिका ओके वेरी गुड। ऐसे ही क्या एक्टिव रहना है आपको। एक्टिव से क्या होता है, ज्यादा चीजें समझ में आती है। जितना एक्टिव ज्यादा रहोगे उतनी आपको एफर्ट कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसमें जो आता है वो आता है आपके पास सिंपल ही आएगा क्वेश्चन में। जैसे मैंने कहा आपको कि ये बुक में भी है शायद आपके पास एनसीईआरटी में, कि मैंने कहा 2 ग्राम कैल्शियम को मैंने डिसॉल्व किया है। 2 ग्राम कैल्शियम है जो ये है आपके पास 500 ग्राम टूथपेस्ट में। ठीक है, तो बताओ कि कैलकुलेट इन पीपीएम, कैलकुलेट इन पीपीएम। आपको इसे पीपीएम में बताना कितना होगा। तो व्हाट इज द आंसर? रिप्लाई करके देखो। 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज डिजोल्व या 500 ग्राम टूथपेस्ट कंटेन 2 ग्राम कैल्शियम। तो कैलकुलेट इन पीपीएम। पीपीएम में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 ग्राम 500 ग्राम टूथपेस्ट में 2 ग्राम कैल्शियम है, तो इसे पीपीएम में हमने बताना है। तो व्हाट विल बी द आंसर? तो हमने क्या करना है, देखो पीपीएम में निकालने के लिए 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम है तो 2 अपॉन टोटल सॉल्यूशन है 500 ग्राम इंटू 10 की पावर 6। बस सिंपल सा आंसर है। अब इसको करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो। हाँ एक मिनट, आपके आंसर चेक कर लेता हूँ मैं। ओके अंबिका, हाँ सही आंसर है। ठीक है, और इसके अलावा श्रुति, थोड़ा सा कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, एक बार ट्राई करके देखो। हाँ ऋषभ, श्रुति, अच्छा तो आपका आंसर सही है फिर तो। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। अब देखो 5 को करेंगे 5 1 जा 5 4 जा 20। यहाँ पे आप लोग मिस कर गए। पहले देखो 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, इसके 4 बच गया। अब ये हो गया 2/5। तो 2/5 का मतलब देखो कैसे डिवाइड करना है। 5 पे लिखा मैंने, 2 लिखा, पॉइंट लगा दो, जीरो लगा दो। 5 4 जा 20, ठीक है, इंटू 10 की पावर 4।
तो हो जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर 4 या फिर 4 इंटू 10 की पावर 3 इज द राइट आंसर। और लास्ट सर उतने में भी नहीं छोड़ सकते थे ppm 0.4 में? ना, क्योंकि ये साइंटिफिकली सही नहीं माना जाता है। पॉइंट के पहले एक डिजिट जरूर होना चाहिए साइंटिफिकली। तो कभी भी आप बुक में क्वेश्चन का ये आंसर देखोगे तो आपको ये दिखेगा, क्योंकि ये साइंस को मानता है। साइंस आपने पहले पढ़ा होगा क्लास 11th में कि हम साइंटिफिक नोटेशन में आंसर को लिखते हैं हर हमेशा, तो ये आंसर साइंटिफिकली रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, इसको सही मानते हैं। तो कभी भी आप बुक में देखोगे तो एक पॉइंट से पहले एक डिजिट जरूर होगा और बाकी पावर में कन्वर्ट होगा। ये हर हमेशा किसी भी बुक में आप देखो, नोटिस करके देखो एक बार आप कोई भी आंसर को, तो इस तरीके से आपको आंसर दिखेगा। ठीक है, तो रिप्लाई करो। अब ये आया समझ में पीपीएम? हाँ ऋषभ, श्रुति, हाँ श्रुति सही आंसर, वेरी गुड, ऋषभ का सही था। और ने नहीं दिया आंसर, कोई बात नहीं, ठीक है, ट्राई अगेन विनीत। ओके, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आपको देखो ये पूरा रिकॉर्डिंग में भी मिलेगा, इसीलिए आगे अब हम आते हैं। ऐसे और क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। अब देखो लास्ट पोर्शन है, 7 मिनट बचे हैं, नॉर्मेलिटी बता देता हूँ। अभी केवल आपने नॉर्मेलिटी को लिखते चले जाना है, क्योंकि ये आपके स्टेट बोर्ड में नहीं है, सीबीएसई में नहीं है, इसे हटा दिया गया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है काफी। तो आपको थोड़ा नॉलेज ब्रॉड ही रखनी है अपनी। नॉर्मेलिटी स्टेट बोर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन नॉर्मेलिटी की डिफाइन लिख लो पहले आप लोग। ये आपका नंबर ऑफ, क्योंकि टफ है सबसे, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट is dissolved in 1 liter of solution. 1 liter of solution is called normality. ठीक है, normality means number of gram equivalent of solute is dissolved in 1 liter of solution. जहां पे मोल लिखा था मैंने, वहां पे ग्राम इक्विवेलेंट लिखना है बस, बाकी और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और इससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई एन, कैपिटल एन। तो जैसे मैंने कहा फॉर्मूला बनाने का तरीका सेम है, जो ऊपर वाला ऊपर लिख दो। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब आप कहोगे ग्राम इक्विवेलेंट है क्या, इसे मैं आगे अब बताऊंगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी किसमें, लीटर में, इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चेंज कहाँ पे किया, देखो एक जगह पे चेंज है बस, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे मोल लिख रहा था मैं, तो यहाँ पे ये सबसे टफ है, इसीलिए इसको हटा दिया गया। सीबीएसई कहता है बहुत टफ पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको उन्होंने कोर्स से हटा दिया है, आपके बुक में नहीं मिलेगा ये, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक मिनट, आपने क्या कहना है इसमें टफ क्या है? ओके, अभी बताऊंगा इसमें टफ क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, देखो इसमें टफ जो चीजें हैं वो आपको मैं बताता हूँ। आप देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, अब यहाँ से और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होता है गिवन वेट या गिवन मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। अब आप कहोगे फिर इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, वैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये एक एक करके चीजें जो आती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। अब हम कहेंगे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है आपका मोलर मास, जितना उसका मोलर मास है या मॉलिक्यूलर वेट है, अपॉन एन फैक्टर। अब फिर आप कहोगे एन फैक्टर क्या हो गया। ठीक है, ऐसे लिखते चले जाओ, इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू
मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें हैं आपके पास ये एन फैक्टर। अब आप कहोगे एन फैक्टर क्या है, या आप किसी को पता है तो रिप्लाई करके बता सकता है मुझे कि व्हाट इज एन फैक्टर। हाँ, वैलेंसी फैक्टर, वेरी गुड। ठीक है, ओके, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट वैलेंसी फैक्टर इज राइट है, और अभिषेक सही आपने कहा है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट अभी मैंने बताया आपको ना, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट मींस गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इन दोनों का रेशियो उसे कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। देखो, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया कि रेशियो ऑफ गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, या इसे कहते हैं वैलेंसी फैक्टर। ये सबको निकालना आता होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ कि एन फैक्टर को निकालते कैसे। ये नीट और कॉम्पिटिटिव में बहुत पूछा जाता है एन फैक्टर। ये आपने 2 चैप्टर में पढ़ा होगा। पहला है आपका मोल फ्रैक्शन, सॉरी, पहला चैप्टर है जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट या मोल कॉन्सेप्ट, और एक है रिडॉक्स वाले में। 2 जगह पे ये वैलेंसी फैक्टर आता है 11th में, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं किससे, एन फैक्टर से। ठीक है, तो अब मैं वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर आपको बताता हूँ कि होता क्या है। ठीक, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर सबके लिए अलग अलग होता है, इसीलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। उसको डिटेल में बताते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा एसिड, एसिड के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे मैंने कहा HCl, तो इसमें एक H रिप्लेसेबल है, तो यहाँ पे एन फैक्टर 1 हो जाएगा, 1। जैसे मैंने कहा H2SO4, तो इसमें 2 H निकल सकते हैं बाहर, तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। जैसे मैंने कहा H3PO4, तो इसमें 3 H बाहर निकल सकते हैं, तो इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से एन फैक्टर या इसे वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। तो एसिड के लिए जैसे आपके पास बहुत सारे आते हैं, जैसे मैंने कहा HNO3 दे दिया आपको, HNO3, तो इसमें एन फैक्टर 1 है क्योंकि इसके पास एक ही H है, तो एन फैक्टर इसका हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये इसके एन फैक्टर, यानी जितने H प्लस पर मॉलिक्यूल में आते हैं वो उसका एन फैक्टर होगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये? अब रिप्लाई करना एन फैक्टर एसिड के लिए पहले। ओके, तनिष्का, अंबिका, श्रुति, वेरी गुड। ये सबसे कॉम्पिटिटिव में बहुत बार क्वेश्चन है इसका एन फैक्टर का। अब इसमें एक थोड़ा सा क्या है, क्या कहते हैं उसे, मतलब कंट्रोवर्सी है इसमें। जैसे मैंने कहा H3PO2, H3PO2, एक है H3PO3, एक है H3PO4। यहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्सी है, इसका एन फैक्टर 1 होता है। कैसे, P जब आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा, ये P डबल बॉन्ड O, एक OH होता है और बाकी सारे ये H डायरेक्ट P से अटैच होते हैं, तो एक OH होता है, यानी एक ही H इससे रिप्लेस होगा, इसीलिए इसका एन फैक्टर 1 होता है। इसका एन फैक्टर होता है 1। इसमें P डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे 2 OH लगे होते हैं। देखो ये फिक्स है, P डबल बॉन्ड O सबके साथ होगा। इसमें एक H डायरेक्ट P से अटैच होता है, जो भी P से अटैच होता है वो निकलता नहीं है कभी भी बाहर, तो इसमें 2 OH होने की वजह से इसका एन फैक्टर 2 होता है। और इसके केस में क्या होता है, P डबल बॉन्ड O, अब इसमें 3 O बचे, 3 H बचे, तो इसमें आएगा एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH, तो इसमें एन फैक्टर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी वाला है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस कहते हैं जिसे, कि 1 2 3 ध्यान रखना इसमें। ठीक, और या फिर क्या हो सकता है, जैसे मैंने कहा सपोज मैंने यही दे दिया आपको H3PO4, और मैंने कहा इससे केवल एक ही H प्लस यहाँ पे निकला और ये बन गया आपका H2PO4 माइनस, तो इस रिएक्शन में एन फैक्टर क्या होगा, रिप्लाई करके बताना मुझे।
इसमें एन फैक्टर क्या होगा रिएक्शन में, समझ नहीं आया, ओके, तभी मैंने कहा था कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ विनीत का सही आंसर है। और इसके अलावा ये क्लास 11th में जनरली, अगर 11th में पढ़ा होगा तो मुझे आसानी हो जाती। ठीक है, 11th का क्वेश्चन है ये। एन फैक्टर है जो, या वैलेंसी फैक्टर, ये 11th में आपको अच्छी तरह से पढ़ाया गया होगा, वहाँ पे पूरे डिटेल में पढ़ाते हैं। यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि क्लास 12th है तो हम एक्सटेंड करेंगे। फिर भी अगर आपको नहीं आया समझ में तो मुझे आप बता दो, मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इस रिएक्शन में एक एच ही निकल रहा है बाहर, देखो H3PO4 का आपको पता है 3 है, लेकिन जब रिएक्शन की बात होगी तो रिएक्शन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही एच निकल रहा है बाहर, तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। तो रिएक्शन में अलग होता है और सिंपल आइसोलेट में होगा तो अलग माना जाएगा। ठीक है, तो एक और बता देता हूँ लास्ट में आपको बेस का, बाकी हम कल करेंगे कंटिन्यू। तो ये आपका लगभग फिनिश हो जाएगा। एक पॉइंट, बेस में क्या होगा, जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन है पर मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड बेस। जैसे मैंने कहा NaOH, दूसरा मैंने कहा BaOH का होल ट्वाइस, तीसरा मैंने कहा AlOH का होल थ्राइस। तो अब बताओ इसमें एन फैक्टर कितना होगा, बता, एक एक करके बता दो आप। NaOH का कितना होगा, BaOH के होल, 1 और BaOH के होल ट्वाइस का 2 2, वेरी गुड, और AlOH के होल थ्राइस का 3 3, वेरी गुड। NaOH का 1 2 3, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ठीक है, एसिड में थोड़ी सी, यहाँ पे कुछ नहीं है, जितने OH हैं उतने रिप्लेस हो सकते हैं बेस में। तो एक OH है तो इसका एन फैक्टर 1, इसमें 2 OH हैं तो एन फैक्टर 2, इसमें 3 है तो 3। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ, कल इसको थोड़ा सा और डिटेल बताऊंगा एन फैक्टर का, और क्वेश्चन आंसर करेंगे हम, तो एक पोर्शन आपका पूरा फिनिश होता है। ठीक है, कोई पूछना है किसी को तो पूछ सकता है मुझे, कोई क्वेश्चन अगर आपको, आपके दिमाग में हो कोई क्वेश्चन, इफ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन देन यू कैन फ्री टू आस्क मी। ठीक है, और एनी टाइप ऑफ इफ यू आर फीलिंग एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी तो यू कैन शेयर। ठीक है, तो मैं ऑफ करता हूँ मीटिंग को, और इससे पूरी मेहनत से याद करो ताकि आगे दिक्कत ना आए आपको। ये टाइम आपका सबसे प्रीशियस है 12th का, ये आपकी पूरी लाइफ को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। तो 1 ईयर जो आपका है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको सीरियसली लो, और जो टीचर कहता है उसके अकॉर्डिंग करो आप। ठीक है, तो मैं ऑफ करता हूँ, बाय, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय।